हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सूची 1 दी है, इसमें हमें दिए हड़प्पा स्थल, और सूची 2 में हमें दिए कि ये कहाँ स्थित है, यानी कि इनकी स्थिति दी है। अब पहले यहाँ पे जो मांडा हड़प्पा स्थल है, ये कहाँ स्थित है? तो जो मांडा स्थित है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला है यहाँ पे दायमाबाद। तो जो दायमाबाद हड़प्पा स्थल है ये पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला है कालीबंगा। जो कालीबंगा है ये पड़ता है कहाँ? राजस्थान में। और जो राखी गढ़ी है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका यहाँ पे आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है, ए का यहाँ पे हमारा है 3, बी का यहाँ पे 4, सी का यहाँ पे 1 और डी का यहाँ पे है 2। यानी कि इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो पहला कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा कह रहा है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और चौथा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट जो आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे देवी और देवताओं की दोनों की यहाँ पे क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है। और देवता में किसकी पूजा करते थे? वे वो करते थे पशुपतिनाथ की। ठीक है। पशुपतिनाथ की क्या करते थे यहाँ पे? पूजा यहाँ पे वो किया करते थे। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं कि उनकी विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि उनके जो मंदिर वो होते ही नहीं थे। तीसरा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने रथ का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे। और चौथा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। गलत। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन थी। लोहे का जो बाद में जो प्रयोग हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में जाके होता है, सिंधु सभ्यता में नहीं होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण बताने की कैसे हुआ है। पहला कह रहा है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी। तो विजयनगर के किस शासक ने यहाँ पे गजबेटकर यानी कि हाथियों का विजेता की उपाधि यहाँ पे धारण करी थी। इसका राइट आंसर है वो है देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय ने यहाँ पे क्या करा था? गजबेटकर की उपाधि यहाँ पे धारण करी थी। ठीक है। अब जो देवराय द्वितीय था ये विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, संगम वंश का क्या था? एक शासक था। तो आपको याद रखना है किसका था? ये संगम वंश का क्या था? एक यहाँ पे शासक था। और इसी देवराय द्वितीय के काल में क्या हुआ था? एक फारस का जो यात्री था अब्दुल रज्जाक वो भी आया था। तो आपको याद रखना है इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के ही दरबार में यहाँ पे आया था। और जो यहाँ पे देवराय द्वितीय है इसने यहाँ पे एक क्या लिखे? संस्कृत ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है। जिसका नाम क्या है? वो है ठीक है, नाटक सुधा निधि। ठीक है। महानाटक सुधा निधि यहाँ पे इसने एक क्या संस्कृत यहाँ पे ग्रंथ भी यहाँ पे लिखा है। और इसने क्या किया था कि जो वाद रायण, ठीक है, वाद रायण की जो ब्रह्म सूत्र है, ठीक है, इसने क्या किया था? उस पर क्या लिखी थी? एक टीका भी लिखी थी। तो वाद रायण की ब्रह्म सूत्र पे इसने क्या किया? टीका भी यहाँ पे इसने लिखी थी। ठीक है। आपको याद रखना है। तो महानाटक सुधा निधि और वाद रायण की यहाँ पे ब्रह्म सूत्र पे इसने क्या लिखा है? यहाँ पे टीका लिखी थी। आपको याद रखना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली शुरू करी थी वो करी थी किसने? वो करी थी यहाँ पे अकबर ने करी थी। ठीक है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि बेचने एवं बसने की अनुमति मिली। ठीक है। सॉरी, भूमि खरीदने एवं बसने की यहाँ पे अनुमति मिली थी। तो ये कब मिली थी? ये मिली थी 1833 में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो है कौन? आर.सी. दत्त। ठीक है। रमेश चंद्र दत्त यानी कि आर.सी. दत्त यहाँ पे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के यहाँ पे लेखक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल
किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद में जब दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों के बीच जो बैठक का जो अंतराल होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, यहाँ पे भारत की विदेश नीति से संबंधित है। और ये अनुच्छेद 51 आता किसमें है, आपको याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी सॉरी, ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पे ये अनुच्छेद 51 हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक बताना है कि विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है यहाँ पे, वो कैसी है, वो एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है। और इसका वर्णन किसमें मिलता है, ये मिलता है अनुच्छेद 72 में। यहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है उसको कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है 6 सप्ताह, ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर इसको संसद में रखा जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का जो अभिभावक कहा जाता है, ये कहा जाता है नियंत्रक एवं लेखक परीक्षक को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे टीका होना चाहिए था, ठीक है, टीका टिप्पणी, ठीक है, टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है, ये किसकी होती है, ये होती है संसद की, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीलीय अधिकार रखता है, यह केवल परामर्श से संबंधित तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या फिर यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ये मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार और परामर्श संबंधी अधिकार यहाँ पे रखता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ये होता है नर्मदा नदी का, ठीक है। नर्मदा नदी का क्या होता है, यहाँ पे उद्गम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सेवराय की पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ है कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उल्का क्या है। तो ये जो उल्का होता है ये क्या है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का क्या है, ये एक अंश होता है। जब ये क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये क्या आग पकड़ लेते हैं, जिससे हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा हम कहते हैं कि हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंध है। तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पे नर्मदा नदी से। और ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है ओंकारेश्वर परियोजना, तो मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी पर यहाँ पे स्थित है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यहाँ पे वो कौन है, वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। अब इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे और आज का अंतिम प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बताना है कि मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही क्या होता है, आयात होता है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।